चलते हैं टेक्निकल्स की तरफ KSE 100 के। और यहाँ पे मैं बता दूँ कि हम बारी बारी देखते हैं हमारे पास कितने पॉइंट्स टेबल के ऊपर बुलिश पॉइंट्स हैं और कितने हमारे पास बेरिश हैं। लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था KSE 100 के ऊपर वीकली चार्ट पे जो EMA 21 और 55 की मूविंग एवरेजेस का बैंड है। आप लोगों को याद हो, ये मैं पहले से बताता हुआ आ रहा था कि ये EMA 55 जो है ये एज अ सपोर्ट एक्ट करेगी। हमने देखा उससे नीचे कभी भी क्लोजिंग नहीं आई और वहीं से बहुत स्ट्रॉन्ग हमने लास्ट 2 वीक्स में देखा कि बड़ी स्ट्रॉन्ग कैंडल्स बनते हुए EMA 21 को भी ब्रेक करके ऊपर सस्टेन करी हैं। सो ये बहुत अच्छी इंडिकेशन है, ये आपको शो कर रहा है डायनामिक आपकी बुलिश ट्रेंड की इंडिकेशन है। सो राइट नाउ जब तक ये इससे ऊपर ट्रेड कर रहा है या इसके बीच में ट्रेड कर रहा है, हम यही कंसीडर करेंगे कि ट्रेंड आपका अकॉर्डिंग टू दीज EMAs ये बुलिश है। सो ये अच्छे साइंस है यहाँ पर, स्टिल इंटैक्ट है ये पॉइंट। उसके बाद हमने एक और पॉइंट यहाँ पे डिस्कस किया था EFI का बुलिश डाइवर्जेंस। इसके ऊपर बहुत अच्छे तरीके से मार्केट प्ले करती रही है और कर भी रही है। इसमें आपके वॉल्यूम्स भी इस के अंदर इंक्लूडेड होते हैं इंडिकेटर में। सो यहाँ पे देखिएगा कि जब भी इसके ऊपर बेयरिश डाइवर्जेंस आई, ये तो या ये साइडवेज हो गया, ये ड्रॉप हुआ, उसके बाद बुलिश डाइवर्जेंस के ऊपर एक बेहतरीन आपकी ट्रेंड बनते हुए नज़र आया। फिर हमने देखा बेयरिश डाइवर्जेंस 190 के अराउंड, वहाँ से ये ड्रॉप होता हुआ 140 पे आया, सॉरी 144 के अराउंड, एंड देन बुलिश डाइवर्जेंस ये हमने हाईलाइट की, दोबारा से बढ़ता हुआ ऊपर गया। राइट नाउ ये ओवरसोल्ड कंडीशन में तो है, लेकिन इसके ऊपर बुलिश डाइवर्जेंस नहीं है, ये सिंक हुआ है। सो स्टिल ये इंटैक्ट है। जब तक यहाँ पे बेयरिश डाइवर्जेंस नहीं आती, इसका ये मतलब है कि हम एक और यहाँ से बाउंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सो ये इंडिकेशन भी स्टिल इंटैक्ट है कि ये अच्छा पॉइंट है। उसके बाद हमारे पास क्लिंगर का ऑसिलेटर है। इसकी भी सिग्निफिकेंस मैं बता दूं, जब 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 ये क्लिंगर की वीकली के ऊपर क्रॉस ओवर हुआ है, बहुत ज़बरदस्त तेज़ी या बुलिश सेंटीमेंट मार्केट में देखने को मिला। पहले ये 50,045 के अराउंड था, स्ट्रेट मार्केट जो है 65 के अराउंड चली गई, फिर ये दोबारा से क्रॉस ओवर हुआ तो मार्केट 90,000 से बढ़ती हुई स्ट्रेट 110 तक चली गई। अगेन बहुत सॉलिड पॉइंट्स थे, बहुत सॉलिड रैली थी। फिर दोबारा से इसका क्रॉस ओवर जब हुआ तो मार्केट 121 या 125 से बढ़ती हुई सीधा नॉन स्टॉप 166 के राउंड चली गई थी। फिर क्रॉस ओवर हुआ बेरिश डायरेक्शन में, वो अभी आपने देखा ही है कि 190 से टूटती हुई मार्केट 140s में आ गई। और फिर हमने देखा है अब यहाँ पे जाके लास्ट वीक इसने दोबारा से जो है वो क्रॉस ओवर ऊपर की तरफ दिखाया है। सो अगेन ये बहुत अच्छी इंडिकेशन है। राइट नाउ इस हफ्ते में जो डेली का क्लिंगर था वो बेरिश साइड पे आ गया। सो अच्छा साइन ये होता है कि जब डेली का भी बुलिश हो और वीकली का भी बुलिश हो। मेरे ख्याल में बाय मंडे और ट्यूसडे अगर मार्केट बहुत ज़्यादा बुलिश हो जाती है 3-4 हज़ार पॉइंट्स, तो ये डेली भी इसके साथ सिंक हो जाएगा। बेसिकली एंड फंक्शन होता है, दोनों को साथ में परफॉर्म करना चाहिए। सो अच्छे बुलिश इंडिकेशंस यहाँ से नज़र आ रही हैं। सो ओवरऑल एक अच्छा साइन है फ़िलहाल ये भी। आगे चलते हैं, हमारे पास अगला पॉइंट क्या है। हमने RSI के ऊपर डाइवर्जेंस यहाँ पे देखी थी, स्टिल इंटैक्ट है। सो यहाँ अभी तक कोई बेयरिश डाइवर्जेंस एसएच नहीं आई। सो ये अच्छा साइन है। फिर उसके अलावा मार्केट जो है अब वो ट्रेंड करना शुरू हो गई है, चूँकि अब फ़िलहाल गैप्स नज़र आ रहे हैं, इसलिए हम इसको अगर लाइन चार्ट पे देखें तो मार्केट ने आपकी यहाँ पे पहला हायर हाई यहाँ पे प्रिंट किया है, ये आपका हायर हाई चल रहा है, या मार्केट आपकी बाय डेफिनेशन ट्रेंड में आ चुकी है। सो सीरीज़ ऑफ कंसेक्यूटिव हायर हाइज एंड हायर लोज, ये डेफिनेशन होती है आपकी ट्रेंड की। राइट नाउ आपका हायर लो प्रिंट हो रहा है इस टाइम जब फ्राइडे को मार्केट चल रही है और हम रिकॉर्ड कर रहे हैं इसको। सो ये मोस्ट लाइकली आपका हायर लो है। ये इंडेक्स को 163,000 से ऊपर ऊपर रहना चाहिए, तो आपका हायर लो बाय डेफिनेशन इंटैक्ट रहेगा, ट्रेंड बाय डेफिनेशन इंटैक्ट रहेगा। सो ओवरऑल ये 5 बुलिश पॉइंट्स हैं। मेरे पास बेयरिश पॉइंट्स क्या हैं, हम काफ़ी टाइम से देखते हुए आ रहे हैं, वीकली के ऊपर बेयरिश डाइवर्जेंस बनी है, लेकिन वीकली के ऊपर बुलिश डाइवर्जेंस नहीं आई। और अभी फ़िलहाल ये सिंक हो चुका है, लेकिन स्टिल हम इसको कंसिडर बाय डेफिनेशन इसी उसमें करेंगे कि बुलिश डाइवर्जेंस नहीं आई थी। सेकेंडली ये बहुत ज़्यादा गैप्स बना गई है इंडेक्स, यहाँ पे भी गैप बना हुआ है। ये जो गैप बना हुआ है 165 से 168 तक का जो आज फिल हो रहा है, इसके अलावा एक गैप बना हुआ है 151 से 159,000 के करीब। ज़रूरी नहीं है कि गैप्स फिल हों। हमने 2009 में और 2010 में देखा 6,000 और 8,000 के ऊपर आज तक वो इंडेक्स के ऊपर गैप्स बने हुए हैं जो आज तक फिल नहीं हुए। इसी तरीके से हमने यहाँ पे देखा था पाक इंडिया वॉर के दरमियान 25 मई को, यहाँ पे भी मार्केट गैप छोड़ गई थी, ये भी फिल नहीं हुआ हुआ। सो हम कह तो सकते हैं कि अगर ये गैप्स फिल हो जाएं तो बहुत अच्छा साइन होगा, नहीं हो रहे तो फ़िलहाल हम यही कहेंगे कि बेरिश उसमें है कि
ये इसको पुल करे नीचे और आपके जो गैप्स हैं वो फिल हो जाए। अच्छा, हम बुलिश इंडिकेशन में तो बुलिश ट्रेंड के ऊपर तो हमेशा से देखते हैं कि फिप की क्या रिट्रेसमेंट है, लेकिन बेयर पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, ये जो मार्केट ड्रॉप हुई थी 190,000 से लेके 144,000 तक, इसकी जो फिप की रिट्रेसमेंट है बेयर साइड के ऊपर जो मार्केट में बाउंस आया है वो अराउंड गोल्डन पॉकेट या गोल्डन जोन के ऊपर आया है, जो 0.5 और 0.61 के ऊपर है, और मार्केट इसी ऊपर सस्टेन कर रही है। सो इसका ब्रेक होना बहुत ज़रूरी है 175,500 का। अगर तो ये ब्रेक हो जाता है, सो हम आय करेंगे कि बहुत इजीली मार्केट जो है वो दोबारा से 190s को जाके टेस्ट कर दे। राइट नाउ ये अच्छी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस इस जोन के ऊपर आई है, रिजेक्शन है, इससे ऊपर की क्लोजिंग नहीं थी, और उसके बाद ये दोबारा रिजेक्ट होने के बाद इसके अंदर ट्रेंड इस जोन के अंदर जो है वो ट्रेड कर रहा है। हो सकता है यहाँ पे थोड़ा बहुत साइडवेज हो जाए, लेकिन गोइंग फॉरवर्ड ये जो अब रेजिस्टेंस इसने डिफाइन की हुई है 175,400 500 की स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस कंसीडर की जाएगी बेयर पॉइंट ऑफ व्यू से। इसका ब्रेक होना बहुत ज़रूरी है। सो ओवरऑल अगर मैं पॉइंट्स टेबल पे बात करूं तो मेरे पास बुलिश की इंडिकेशंस या पॉइंट्स जो हैं टेबल पे ज़्यादा हैं, बेयर्स के कम हैं। स्टिल हमारा वेट बुलिश साइड पे ही रहेगा। हम यहीं से आय करेंगे कि ये मार्केट जो है वो 190s के करीब जाए, और जो हमने प्रोजेक्शंस निकाले हुए 233,000 के ऊपर जाके हमारा जो ABCD की प्रोजेक्शंस आती हैं वो जाके उसको हिट करे। सो ओवरऑल यहाँ पे अभी तक बुलिश लग रहा है। कैटलिस्ट क्या हो सकते हैं? ऑब्वियसली इस टाइम सभी पूरी दुनिया ही इस चीज़ पे नज़र रख के बैठी हुई है कि परमानेंट सीज़ फायर कब होगा, उसकी डील कब साइन होगी। सो अगर वो एग्रीमेंट साइन हो जाता है तो ये सारी दुनिया की मार्केट्स के लिए बेहतर है, हम सब के लिए बेहतर होगा। सेकेंडली हम लोग आए कर रहे हैं T+2 को। T+1 की वजह से मार्केट में काफ़ी इश्यूज़ आए थे। वॉर के अलावा ये वाला भी एक फैक्टर था जिसकी वजह से मार्केट में सेलिंग प्रेशर देखने को मिला। अगर वापस इसको T+2 की तरफ लेके जाते हैं तो अगेन हम ये देखेंगे कि बुलिश मोमेंटम दोबारा से मार्केट में कंटिन्यू होता हुआ नज़र आए। राइट नाउ इस दफ़ा मार्केट में इंडेक्स पे तो प्रेशर रहा, लेकिन सेकंड टियर थर्ड टियर के ऊपर बहुत ज़्यादा वॉल्यूम्स लगे। बहुत से स्टॉक्स ऐसे थे जो 5-6 रुपये, 8 रुपये, 10 रुपये वाले थे, उनमें बहुत ज़्यादा आपने अपसाइड देखने को मिली, जो कि हैवी वेट नहीं होते इंडेक्स के ऊपर, लेकिन मार्केट ट्रेडेबल थी। सो अभी भी मार्केट ट्रेडेबल है। स्टॉप लॉस के साथ अगर आप ट्रेड करते हैं, जो मेरी भी कॉल्स आ रही होती हैं सेहतवराज इक्विटीज़ के ऊपर, और उनकी टीपीज़ अल्हम्दुलिल्लाह राइट नाउ हिट हो रही हैं। सो अगर आप उनके क्लाइंट हैं तो आप वहाँ पे भी उन कॉल्स को फॉलो कर सकते हैं। स्टॉप लॉस को ज़रूर कंसीडर करें क्योंकि मार्केट बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल है, एक दिन ऊपर होती है एक दिन नीचे। सो स्टॉप लॉस ज़रूर लगा के ट्रेड करें। जी अमार। परफेक्ट हो गया। चलें, इसमें हमने टेक्निकली भी देख लिया। मैं थोड़ा सा फंडामेंटल्स की बेस के ऊपर भी आपको कुछ चीज़ें और दिखाता हूँ, और ये अगेन मैं फर्स्ट टाइम यहाँ पे दिखाने लगा हूँ कि किस तरीके से आपको फंडामेंटली इंटरनेशनल जो पॉलिसी चल रही होती है उसको यूज करते हुए भी स्टॉक मार्केट के थोड़ा सा रिजल्ट्स का प्रोडिक्शन आपको पता लग सकती है। ठीक है, सो यहाँ पे अगेन अगर आप लोग यहाँ पे देखेंगे तो मैंने एक नया टूल यहाँ पे आप लोगों के सामने COT रैंकिंग के नाम से एक टूल नया बनाया है, जो कि हमारा लास्ट 1 मंथ के अंदर ये कंप्लीट भी हुआ है। ये कई दफा मैंने आप लोगों को ये टूल दिखाया हुआ है। सो बेसिकली ये आपका होता है कि कमिटमेंट ऑफ ट्रेडर्स रिपोर्ट के अंदर कहां पे किस कमोडिटी या कौन सी करेंसी के अंदर सबसे ज्यादा बाइंग या सेलिंग हो रही होती है। ठीक है, जैसे कि निकी जो जापान की स्टॉक मार्केट है, इसमें तकरीबन 92% लॉन्ग की पोजीशन खुली हुई है, 8% आपकी शॉर्ट खुली हुई है। ठीक है, अब यहाँ पे किस वाली कमोडिटी या किस करेंसी के अंदर एक बहुत बड़ा जंप आया है, वो चीज हमें आइडिया नहीं होता। उसके लिए हमने क्या किया है, मैंने अपने एंड पे इसकी परसेंटेज डिफरेंट मैंने बनाना शुरू कर दिया, इसका परसेंटेज लॉन्ग, और इसकी एक रैंकिंग बनाई है। रैंकिंग से मतलब है कि अगर इसमें कोई एक बहुत बड़ा जंप आएगा तो तब मुझे एकदम से वो आइडेंटिफाई करके बता देगा कि इस कमोडिटी या करेंसी में एक जंप नजर आ रहा है। ठीक है, सो यहाँ पे अगेन आप देखोगे तो ये मैंने रैंकिंग का जंप इस तरीके से दिखाया हुआ, जैसे कि लेट्स सपोज 14 अप्रैल को तकरीबन कॉपर के अंदर 3 का जंप मुझे नजर आ रहा है। सो इसके अंदर एक बड़ी मेजर जंप नजर आ रही है कि इस कमोडिटी के अंदर जंप है। ठीक है, अच्छा, अब यही चीज मैंने क्या किया है कि आप लोगों को मैं दिखाता हूं कि 27 जनवरी में यहाँ पे अगेन आके देखें तो यहाँ से हमारी मार्केट ये KSE 100 इंडेक्स बड़ी तेजी से यहाँ पे नीचे गिर रही थी। ठीक है, इसी के साथ अगर आप US 100 को भी देख लें, ठीक है, यानी कि आप US मार्केट को भी देखेंगे, सेम यहाँ से देखें 27 जनवरी यहीं से गिर रही है। फिर उसके बाद अगर आप आ जाए निकी के मार्केट, जापान की स्टॉक मार्केट है, उसको भी अगर आप यहाँ पे आके देखें तो तकरीबन ये भी, अच्छा खैर ये थोड़ा सा ये डिले करके बाद में नीचे गिरी थी, बट अगेन आप देख रहे हो यूएस के अंदर मार्केट गिरी और उसके बाद पाकिस्तान के अंदर मार्केट गिरी। ठीक है, अच्छा यहीं को हम 27 जनवरी के ऊपर जाते हैं। ये यहाँ पे अगेन आप आके देखें, दिस इज 27 जनवरी। यहाँ पे अगर मैं थोड़ा सा यहाँ पे राइट करके आप लोगों को यहाँ पे दिखाता हूँ तो आप ये देखिएगा कि ई मिनी यानी कि जो आपकी US 100 के ऊपर
तकरीबन -4 यानी कि एकदम से बहुत ज्यादा सेलिंग आई है। और आपकी निकी के अंदर भी एक -7 यानी कि ओवरऑल अगर मार्केट वो ऊपर भी जा रही थी तो एकदम से इसमें या तो सेलिंग ज्यादा खुली है या फिर जो लॉन्ग की पोजीशन है वो आपकी कम हो रही है, जिसकी वजह से एक आइडेंटिफिकेशन मिली कि ये मार्केट जो है हो सकता है नीचे नीचे आ सकती है। ठीक है, अब इसको ये नहीं है कि सिंपल आपने ये नंबर देखा और उसकी बेस के ऊपर आपने कहा कि बस मैं सेलिंग कर दूं। इसको आपको इंटरनेशनली देखना होता है कि कोई फंडामेंटल न्यूज नहीं थी, और फंडामेंटल जो न्यूज थी वो आपकी थी, अगर आप 27 और 28 जनवरी पे जाते हैं तो यूएस की जो फेडरल रिजर्व बैंक की मीटिंग थी, अमेरिका ने फर्स्ट टाइम जो था इस अपने इंटरेस्ट रेट को थोड़ा सा होल्ड किया था। ठीक है, और उससे पहले जो था, अगर हम यहाँ पे भी आते हैं यूएस यूनाइटेड स्टेट्स को, हम इंटरेस्ट रेट को यहाँ पे देख लेते हैं। सो लास्ट टाइम वो इंटरेस्ट रेट नीचे आ रहे थे और जनवरी में फर्स्ट टाइम अमेरिका ने कहा कि हमें लग रहा है कि ये इंटरेस्ट रेट हमें मेंटेन रखने पड़ेंगे और पूरे साल के लिए भी शायद हम इसको मेंटेन करेंगे। दिस इज अ बिट ऑफ नेगेटिव साइन फॉर स्टॉक मार्केट। और अगेन इसके ऊपर अगर हम आते हैं और पाकिस्तान मार्केट के ऊपर सेम पीरियड में आके देखें तो ये तकरीबन 27 जनवरी में आपके बॉन्ड्स की यील्ड भी बड़ी तेजी से ऊपर जा रही थी। अब जो है थोड़ा सा नीचे आना शुरू हो गई है, वो भी इस वजह से एक्सपेक्टेशन ये है कि ऑयल का रेट नीचे आएगा। लेकिन जब भी हमारी बॉन्ड यील्ड्स ऊपर जाना शुरू होती है तो हमारी स्टॉक मार्केट के ऊपर प्रेशर आता है। सेम गोज फॉर, अगर आप टी बेस को अगेन आप यहाँ पे आके देखेंगे, सिमिलरली जनवरी से आप देखोगे ये थोड़ा सा ऊपर जा रहा है, ये मंथली चार्ट आता है और वहां पे आपके पास डेली बेस पे आ रहा है। सो ये 2-3 फंडामेंटल रीजन आप देखें कहां से हमने स्टार्ट किया। अमेरिका के अंदर पॉलिसी चेंज हुई, हमारी कमिटमेंट ऑफ ट्रेडर्स रिपोर्ट के अंदर हमें डेटा नजर आ रहा है, वहां पे चेंजेस आई और उसकी बेस के ऊपर आपके जो मार्केट्स हैं उन्होंने रिस्पॉन्स किया। ठीक है, अब यहीं पे हम यहाँ पे भी आपको दिखाया, तो ये देखें 17 जनवरी को 19 अगेन एक बहुत बड़ा जंप आ रहा है निकी के अंदर। और अगेन जो आपकी नैस्डैक के अंदर अगर आप देखें 4 यहाँ पे इंक्रीज हुआ है, यहाँ पे भी 4 इंक्रीज हो रहा है और आपका 6 यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है। यही चीज अगर आप इनकी स्टॉक मार्केट के ऊपर आके देख लें तो अगेन सेम पीरियड्स के अंदर आप लोगों को यहीं से मार्केट ऊपर जाती हुई नजर आएगी। ये देखें, ठीक है ना। तो यहां से अगेन देख लो, ये बॉटम था, यहीं से टॉप से भी हमें नजर आ रहा है और बॉटम से भी हमें वही नंबर्स नजर आ रहे हैं। तो ये होता है डाटा को अगर आप सही तरीके से यूज करें, उसके ऊपर टेक्निकल्स लगाएं तो आपके पास एक किलर कॉम्बिनेशन बन जाता है। सरमाया.com, जहां हर फैसला बने सरमाया।